नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय का हिंदी विभाग आपका स्वागत करता है। आज का हमारा वीडियो बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं के लिए है और हमने जो है पिछले व्याख्यान में पेडा बनारसी जी के निबंध बनारसी एका पर चर्चा की थी। आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी पर बात करेंगे और इससे पहले कि हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में किस तरह के निबंधकार थे, क्या उनकी विशेषताएं थी, इस पर बात करने से पूर्व थोड़ा बहुत उनके व्यक्तित्व के बारे में एक परिचय हम प्राप्त करेंगे। चूँकि जो निबंध आपके पाठ्यक्रम में एक तरह का लगा हुआ है वह उनकी जन्मभूमि के बारे में है। मेरी जन्मभूमि इसका शीर्षक है, जो रचना द्विवेदी जी के हमारे पाठ्यक्रम में है। तो इसलिए हमें उनके थोड़े व्यक्तित्व और उसका भी ध्यान करना ज़रूरी है, जानना। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। और आप सबको पता ही है, आप 11वीं कक्षा से हिंदी साहित्य पढ़ते आ रहे हैं और उससे पहले भी। तो हिंदी साहित्य में अगर भक्त कवियों को छोड़ दें और आधुनिक साहित्यकारों की बात करें तो आलोचकों में अगर कोई दो बड़े नाम उभर कर सामने आते हैं हिंदी साहित्य के, या हम कहें कि दो बड़े हिंदी साहित्य के इतिहासकार हमें नज़र आते हैं, तो वह दो लोग हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी जो स्थान एक हिंदी साहित्य की आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, वही स्थान जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और निबंधों में भी जो स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है वही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी से हिंदी को परिचय करवाया था, जायसी जो एक साधारण कवि थे और उनको सबसे पहले हिंदी में स्थापित आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था, तो ये भी सच है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी उस कबीर को सामने हमारे लाते हैं जिसको हम आज एक बहुत बड़े कवि के रूप में जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर को उतनी महत्ता नहीं दी अपने इतिहास में, और तुलसी को ज़्यादा उन्होंने महत्व दिया। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी वो पहले व्यक्ति हैं जो कबीर के कविता की उन विशेषताओं को सामने लाते हैं जिससे आज कबीर इतने बड़े कवि हैं। तो ऐसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो निबंधकार हैं, आलोचक हैं, साहित्य के इतिहासकार हैं और उपन्यासकार भी बहुत बड़े हैं। उनकी जो बाण भट्ट की आत्मकथा है वो अपने आप में एक अनूठा तरह का उपन्यास है। उस तरह के उपन्यास हिंदी में बहुत कम लिखे गए। और ये जो दौर था 19वीं शताब्दी से लेकर आज़ादी तक, और आज़ादी के कुछ 10-12 सालों तक, उस दौर में ये जितने विद्वान थे यह बहुभाषी थे। चाहे वो शुक्ल जी हो, द्विवेदी जी हो, चाहे राहुल सांस्कृत्यायन हो, चाहे रामधारी सिंह दिनकर हो, या जो कोई भी हो, उस दौर के जितने रचनाकार हैं वो ना केवल हिंदी जानते हैं बल्कि ब्रजभाषा भी जानते हैं, अवधी से भी उनका परिचय है, वो उर्दू भी जानते हैं, वो अरबी फ़ारसी को भी अच्छे से जानते हैं, बांग्ला को भी वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और बांग्ला को तो द्विवेदी जी और शुक्ल जी भी दोनों बहुत अच्छे से जानते थे। तो ये एक बहुत अनूठी विशेषता है उस दौर के साहित्यकारों की कि वो लोग बहुभाषी थे। वो लोग बहुत सारी जो है भाषाओं का ना केवल उनको ज्ञान था बल्कि वो बोलना, लिखना, पढ़ना भी जानते थे, और अंग्रेजी भी। ऐसा नहीं है कि वो लोग अंग्रेजी से परिचित, अंग्रेजी भी उनकी बहुत अच्छी होती थी। तो इतने वो परिश्रमी और ये लोग थे। ऐसे ही ये लोग जो थे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी भी उनमें से एक हैं। और जो दो बड़े नाम हम हिंदी आलोचना में लेते हैं उनमें से निबंधकार और साहित्य के इतिहासकार के रूप में उनमें से एक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कई लोग द्विवेदी जी को देखकर कोई कहता था कि व्यक्ति नहीं है, ये पिरामिड है हमारे सामने। पिरामिड आप देखते ही हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पत्थरों से मिलकर एक विशाल इमारत होती है। चूँकि ये धोती कुर्ता इनका वो पहना हुआ था और काफ़ी अच्छा व्यक्तित्व था, तो एक अलग ही इनका जो है वो भंगिमा एक विद्वान आचार्य और पंडित जी की उभर कर आती थी। आकार प्रकार में शिव जैसे अवधूत, मन में गहरे वैष्णव और वाणी में शक्ति का प्रवाह। और क्या कहते हैं लोग कि ऐसे लगते हैं जैसे शिव जैसे अवधूत हो आकार प्रकार में, मन में गहरे वैष्णव, दूसरों के लिए दया, करुणा,
वाणी में प्रवाह शक्ति, एक वाणी में एक अलग ही अनूठी ताकत। हिंदी मानस के राजहंस, यानी एक हंस की तरह नीर शीर विवेक, अच्छे बुरे का जो फर्क करने वाला हिंदी मानस का राजहंस। 20वीं शताब्दी की संपूर्ण भारतीय मनीषा के साहित्यकार, एक ऐसा साहित्यकार जो 20वीं शताब्दी की मनीषा को जो है प्रतिबिंबित करता है। ऐसे थे हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और 1907 में इनका जन्म हुआ था। जो है अगर हम आंकड़ों की बात करें, और 1979 यानी 1979 में आपकी मृत्यु हुई थी। तो इस तरह से देखें तो हम 72 वर्ष का जो है जीवन इनको मिला था, और इस दौरान इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो है वो हिंदी साहित्य की सेवा में बिताया था। अनमोल द्विवेदी जी के घर में, बलिया एक उत्तर प्रदेश में जिला है, आपने नाम सुना होगा, बड़ा प्रसिद्ध जिला है बलिया। बलिया के जो ओझवलिया गांव जो था इनका अपना, जो उस जगह जो है इनका जन्म हुआ था, और जिसके बारे में ही ये निबंध जो हम पढ़ेंगे, इनका आत्मपरिचय तरह का एक, उसमें वो अपने इसी जन्म स्थान के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। और बचपन का उनका नाम बैजनाथ था। बैजनाथ पुराना नाम है, आप जानते हो, कई लोगों के पहले नाम होते थे। और व्योमकेश उनका छद्म नाम था। इसी पर इनके एक बहुत प्रिय शिष्य हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी। उनकी बहुत अद्भुत किताब आई और बहुत चर्चा में रही है, व्योमकेश दरवेश, जो उन्होंने द्विवेदी जी के जीवन को केंद्र में बना के लिखी है। तो वही व्योमकेश जो उनका छद्म नाम था। प्रारंभिक शिक्षा गांव के पास ही हुई, और उसके बाद वो जो है बनारस चले गए थे, और वहाँ पर जो उनकी बाकी जो शिक्षा थी वो बनारस से हुई। और लगभग 20 वर्षों तक द्विवेदी जी ने शांति निकेतन, जो आप जानते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता से 100 किलोमीटर के लगभग होगा, बोलपुर एक जगह है, अगर आप कभी उदयपुर से या इस तरफ से अगर आप कलकत्ता की तरफ जाएंगे, तो कलकत्ता से जस्ट पहले जो है उस रूट पर एक जंक्शन पड़ता है, एक रेलवे स्टेशन पड़ता है, बोलपुर जंक्शन तो नहीं है वो, बोलपुर। तो वहीं बोलपुर के पास एक शांति निकेतन जो स्थान है, वहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और अनूठे तरह का वो विश्वविद्यालय था, जहाँ पेड़ों के नीचे कक्षाएं लगना और पूरा प्रकृति का वातावरण, और अंदर ही अंदर अपने आप में एक अनूठा वो संस्थान था। वहाँ पर द्विवेदी जी ने जो है अपनी आजीविका का बंदोबस्त किया था। वो वहाँ लगभग 20 वर्ष तक रहे, और वहाँ रहने के दौरान जो उनके व्यक्तित्व पर रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत गहरा असर हुआ। कई बार हम जीवन में ऐसे लोगों की संगत और संसर्ग में आ जाते हैं तो जिनका हमारे जीवन पर अमिट प्रभाव पड़ जाता है, और ऐसे मानवीय और ऐसे संवेदनशील अगर व्यक्तित्व के साथ रहने का मौका मिल जाए, इतनी विराट प्रतिभा, आप सोचिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जो साथ मिला, वो मिला तो ही गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे शख्सियत का, तो निसंदेह उसका प्रभाव जो है व्यक्ति पर पड़ना तो तय था। तो जो द्विवेदी जी में मानवीयता, करुणा और एक इतना बड़ा विजन जो डेवलप हुआ, वो उनका अपना तो था ही, लेकिन उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का था। और शांति निकेतन के बाद वो काशी बनारस जो विश्वविद्यालय है, BHU जिसको हम कहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU जो प्रसिद्ध नाम है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ पर वो पढ़ाने के लिए आ गए थे। लेकिन क्या होता है ना, हमारे यहाँ औसत की पूजा होती है, प्रतिभावान प्राय खटकता है हमारी आंखों में। प्राय जो बहुत होशियार, जो बहुत विद्वान और ऐसे लोग होते हैं, तो उनको हम पचा नहीं पाते। तो द्विवेदी जी का जो इतना विराट व्यक्तित्व था, वो वहाँ पर जो औसत लोग थोड़े तो थे, उनको जो है द्विवेदी जी को वो पचा नहीं पाए, और अंततः उनको बनारस छोड़ना पड़ा बड़े दुखी मन से। यानी द्विवेदी जी की इच्छा नहीं थी, लेकिन उनके खिलाफ इतने कुचक्र और इतना परेशानी उनको पैदा की गई वहाँ पर, कि उनको बनारस छोड़ के जाना पड़ा। और फिर वो चंडीगढ़ जो है वहाँ चले गए थे। वहाँ जो है बाकी उन्होंने अपना कार्य जो है किया था। तो इस तरह से देखते हैं हम कि हमेशा से भी तो विद्वानों के साथ हमेशा से रहा है, उनको निर्वासन भोगना पड़ा है।
आपने पुराने भक्त कवियों को तो पढ़ा ही होगा, महाराष्ट्र के और कई जगहों के, कि कोई नदी में डूबकर मरा तो किसी के ग्रंथ जला दिए गए, तो कोई व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार किया गया दुनिया ने, ये तो आप जानते ही हैं। और उन्हीं के साथ वाले लोग ही करते हैं, विद्वान ही करते हैं। अनपढ़ आदमी, गंवार आदमी बेचारा कभी ऐसा नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है। लेकिन जो पढ़े लिखे और जो तथाकथित विद्वान होते हैं, वो बहुत जो है ये उनका रवैया होता है। तो बहरहाल, तो द्विवेदी जी का प्रारंभिक जीवन, जैसा हमारे यहाँ उस समय पता ही है आपको, गरीबी और आर्थिक कष्ट तो रहे ही थे, तो उनका भी वैसा ही रहा। और पैसों के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। कई बार पिताजी ने एक बार 40 रुपये उधार लेके उनकी फ़ीस जो है वह चुकाई थी। तो आर्थिक रूप से एक जो कष्ट और एक जो रहा, तो इसलिए जीवन भर उन्होंने जो है मानवीयता का वो दृष्टिकोण रखा। और जो मैं उनके शिष्य त्रिपाठी जी की बात कर रहा था, उन्होंने भी लिखा है कि वो भी बहुत अत्यंत गरीब परिवार से आए थे, तो कई बार उनकी फ़ीस जो है वह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी दे देते थे। और मतलब कहते नहीं थे वो, लेकिन वो जो है चुपचाप जो है वो उससे उनको पैसे की, चूँकि वो स्वयं उस दौर से गुजरे थे, तो ऐसे गुरु थे और ऐसे शिष्य थे। वो दौर जो था वो अद्भुत था। इनके एक और बहुत प्रसिद्ध शिष्य हुए थे नामवर सिंह, जो हिंदी के आज़ादी के बाद के लगभग पिछले 30-40 सालों में सबसे बड़े हिंदी के आलोचक थे। तो अगर आप इनके शिष्यों को भी देखें, रमेश कुंतल मेघ, और बहुत अच्छे अच्छे विद्वान इन्होंने जो है अपनी परंपरा में दिए। और एक क्वेश्चन हमारे परीक्षा में बनता है कि इनको साहित्य अकादमी किस पर मिला था, तो आलोक पर्व एक इनके निबंधों का जो है रचना है, उस पर जो है उनको 1973 यानी 1973 में उस पुस्तक पर जो है इनको जो है वह साहित्य अकादमी मिला था। तो ये कुछ बातें हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में, जो मोटा मोटी जो है हमने आज चर्चा की। एक अच्छे गुरु, एक अच्छे शिष्य तैयार करने वाले शिक्षक, एक बहुत मानवीय व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, प्रारंभिक जीवन में बहुत कष्ट देखने वाले आर्थिक रूप से, और बाद में भी काफ़ी जो है उनको आर्थिक वैसा रहा। और अपने ही शहर से, अपने ही बनारस से जो है एक तरह से निष्कासित होने वाले ऐसे व्यक्तित्व जो सज्जन थे, और सज्जन लोगों को ही अक्सर निष्कासन भोगना पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ों ने उनके अंदर एक रचनाकार का एक व्यक्तित्व विकसित किया। तो इसी पर हमने चर्चा की। और मैंने जैसे शुरू में ही बता दिया, आपकी मृत्यु 1979 में 1979 में हुई थी। तो जैसा कि इनके सबसे प्रिय कवि कबीर थे, तो कुछ कुछ कबीर जैसा ही व्यक्तित्व हमारे द्विवेदी जी का था। फक्कड़, मस्त, बिल्कुल परंपराओं के, और इनका साहित्य भी उसकी गवाही देता है। बिल्कुल अलग ही तरह के एक व्यक्तित्व थे, जितने आकर्षक उतने ही गंभीर। और ऐसी कोई विधा नहीं साहित्य की जिस पर इन्होंने गंभीर और बेहतरीन लेखक नहीं किया हो लेखन, चाहे वो निबंध हो, चाहे साहित्य का इतिहास। और एक अलग दृष्टि से देखना, आचार्य शुक्ल ने कबीर को जिस दृष्टि से देखा था, ये बिल्कुल अलग दृष्टि से देखते और कबीर की महत्ता को ऐसा स्थापित करते हैं कि आज बहुत बड़ा वर्ग जो है वो कबीर को सबसे बड़ा कवि मानता है। इसकी शुरुआत हमारे जो है द्विवेदी जी करते हैं। और भारतीय संस्कृति, संस्कृत साहित्य, धर्म, अध्यात्म, मिथक, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनकी इनको अद्भुत नॉलेज थी और जिसको उन्होंने साहित्य में उतारा है। तो ऐसे द्विवेदी जी के बारे में आप भी और पता कीजिए, हम भी और पता करेंगे, और आगे भी हम चर्चा करेंगे। तब तक आज के लिए ही इतना ही। धन्यवाद।